आज बच्चों हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे इसमें पहला प्रमुख कारक है जलवायविक कारक। जलवायविक कारक इसके अंतर्गत वर्षा, तापमान, वायु, आर्द्रता आदि प्रमुख तत्व हैं। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत वर्षा की मात्रा यदि ज़्यादा है तो उसमें वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अपरदन की तीव्रता बढ़ जाएगी। दूसरा एक क्षेत्र है जहाँ पे मान लीजिए तापमान ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा होने के फलस्वरूप किसी भी क्षेत्र में मृदा के अंतर्गत नमी जो है वो ज़्यादा मात्रा में उड़ने लगती है और मृदा जो है वाष्पीकरण की दर, तापमान ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मृदा असंगठित होकर ढीली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ही मृदा का अपरदन होना स्वाभाविक है। फिर है वायु। वायु की मात्रा यदि तीव्र गति से वायु चल रही है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वायु का अपरदन तीव्रता से होगा। फिर है नेक्स्ट हमारा आर्द्रता की मात्रा। किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आर्द्रता की मात्रा अगर कम या ज़्यादा है तो उसका प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि मान लीजिए आर्द्रता की कमी है तो मृदा के कण असंगठित होंगे और उसमें कण जो है आपस में जुड़े हुए ना रह के बल्कि क्या हो जाएंगे, सूखे होकर बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वो मृदा आसानी से वायु के द्वारा उड़कर या जल के अंतर्गत बहकर आसानी से एक दूसरे स्थान पे जा सकती हैं। तो नेक्स्ट जो कारक है वो है स्थलाकृतिक कारक यानी टोपोग्राफिक फैक्टर्स। इसमें ढाल का क्रम, किसी भी स्थान विशेष का ढाल कैसा है, ढाल की लंबाई कितनी है, जल ग्रहण की आकृति एवं आकार कैसा है, ये सब कारक निर्भर करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं ढाल का क्रम यानी डिग्री ऑफ स्लोप, यानी कितना, अगर तीव्र ढाल है तो तेज़ी से अपरदन होगा, अगर ढाल मंद है तो कम मात्रा में अपरदन होगा। फिर है ढाल की लंबाई, यानी ढाल जितना लंबा होगा और कम मात्रा में होगा तो अपरदन की मात्रा कम होगी, और जितना ही ढाल तीव्र खड़ा ढाल होगा तो ऐसी स्थिति में तेज़ी से अपरदन की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा है जल ग्रहण की आकृति एवं आकार। किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जो ढाल के अनुरूप जल बहकर विभिन्न अवनालिकाओं, सरिताओं के माध्यम से बहकर किसी एक स्थान विशेष पर आकर मिलता है तो उस समूचे क्षेत्र को हम एक जल ग्रहण की संज्ञा देते हैं। तो उस जल ग्रहण की आकृति यानी उसका साइज़ कितना बड़ा है वो, और उसमें उस समस्त क्षेत्र के अंतर्गत उसका ढाल कैसा है, ये सब कारक उस स्थान विशेष के अंतर्गत मृदा के अपरदन को मूलतः प्रभावित करेंगे। तीसरा कारक आ जाता है आपका वानस्पतिक कारक। वानस्पतिक कारकों के अंतर्गत पहला कारक है हमारा वनस्पति का प्रकार, यानी किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत वानस्पतिक आवरण जो है वो निर्भर करता है उस स्थान विशेष के अंतर्गत मृदा की मात्रा कितनी अधिक अपरदन होगी या नहीं होगी। अगर पूरा समूचा क्षेत्र मान लीजिए वनस्पति से ढका हुआ है तो अपरदन की दर जो है वो कम हो जाएगी, और एक वनस्पति विहीन अगर क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि तेज़ी से हवा के द्वारा, जल के द्वारा वो मृदा के असंगठित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर बहाकर ले जाएंगे। फिर इसके पश्चात आता है घनत्व, यानी उसकी वानस्पतिक घनत्व कितना है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वायु अगर तीव्रता से भी चल रही है तो ऐसी स्थिति में जो हवा जो है वो तीव्र गति से मिट्टी को उड़ा कर नहीं ले जा सकती, या वर्षा जल के द्वारा वो जो, अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो पेड़ों की झड़ी हुई पत्तियों की मात्रा ज़्यादा होगी नीचे, तो ऐसी स्थिति में वर्षा की जो तीव्रता है वो जड़ों तक तेज़ी से नहीं पहुंच पाएगी और उसमें कटाव की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ये भी एक कारक है। फिर तीसरा आ जाता है वृद्धि की अवस्था, स्टेज ऑफ ग्रोथ। यदि मान लीजिए छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में तीव्रता से अपरदन होगा, लेकिन एक विशाल जंगल या बिल्कुल घना वन क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो अपरदन की मात्रा है वो कम होगी। फिर आपका आता है रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र। जड़ तंत्र के अंतर्गत कि छोटे पौधे हैं जिनका रूट जोन बहुत छोटा है
तो उसमें तीव्रता से अपर्दन हो जाएगा। और एक ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल घना है, जिसमें विविध प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिनकी जड़ों ने पौधों को अच्छे से पकड़ के रख रखा है, तो ऐसे में कितनी भी तेज़ बारिश आएगी या हवा कितनी भी तेज़ चलेगी, तो ऐसी स्थिति में वो जड़ मूल वाला क्षेत्र मृदा को संगठित करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको अपर्दन ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कारक आपका मृदा का कारक, यानी जो सॉइल फैक्टर है वो। अब मृदा की संरचना कैसी है, यानी मृदा का टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किस तरीके का है, वो मृदा का गठन, यानी अगर हम इसमें मूलतः इन सभी तत्वों को अगर समाहित रूप में देखें, तो यानी अगर ढीले कणों वाली मृदा है तो ऐसी स्थिति में आसानी से मृदा जल के साथ बहकर अन्यंत्र स्थान पर चली जाएगी। अगर उसके कण बिल्कुल छोटे छोटे महीन कण हैं जो मृदा को अवशोषित आसानी से कर लेते हैं, यानी मृदा धारण करने की क्षमता, जैसे कि अगर हम देखें कि काली मिट्टी के अंतर्गत मृदा धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसमें वायु के बहाव का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और लेकिन साथ के साथ क्या है कि वो उसकी जो जड़ें हैं, यानी चिकनी मिट्टी के अंतर्गत पौधे की जो जड़ें हैं वो भी उसको पकड़ के रखती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो कटाव की मात्रा या हम कहें अपर्दन की मात्रा कम हो जाती है। फिर आता है आपका जैविक पदार्थ। विभिन्न किस्म के जैविक पदार्थ या ह्यूमस के तत्व जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं कि उसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर जितना भी होता है वो आपके उपजाऊपन को तो बढ़ाता ही है, साथ के साथ जड़ों को संगठित रखने का भी काम करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कटाव की मात्रा कम हो जाती है। फिर है आपका नमी का तत्व, यानी मॉइस्चर कंटेंट। ये सब कारक अपने आप में इतने गुथे हुए हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं कि मृदा के अंतर्गत नमी अगर है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मृदा के गठन के ऊपर। और मृदा का गठन अगर अच्छा है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, मृदा की सुगठता यानी कॉम्पैक्टनेस उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अपर्दन की मात्रा कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पशुचारण, यानी किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत यदि पशुओं को अनियंत्रित रूप से चराया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत धीरे धीरे वहाँ के जो आपके गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, इनके खुर से वानस्पतिक आवरण की छोटी छोटी जो निचली परत के अंतर्गत जो जड़ें हैं वो भी खुद जाती हैं। खुदने के फलस्वरूप क्या हो जाता है कि वनस्पति जो है वो पूरी तरीके से उखड़ जाती है। फिर एक लंबे कालांतर में एक पूरे वर्ष के पश्चात जब पुनः बारिश आती है तो फिर वो धीमे धीमे उस क्षेत्र के अंतर्गत वानस्पतिक आवरण का एक वो वानस्पतिक आवरण बिछता है। लेकिन उस एक लंबे अंतराल के अंतर्गत जब हवा चलती है या मान लीजिए तेज गति से मूसलाधार बारिश आती है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो समूचा क्षेत्र अपर्दित हो जाता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो या जल के माध्यम से। फिर एक नेक्स्ट कारक आता है हमारा कृषि। इसको हम कृषि न कह के बल्कि ये भी कह सकते हैं कि इसमें मानव का क्या रोल है मृदा अपर्दन के अंतर्गत। तो वो मानव का जो रोल है, मानव ने अपने विकास के नाम पे बहुत से कार्य किए हैं। कृषि अपने आप में एक कारक है जिसके अंतर्गत हल जो जोते जाते हैं या हम कहें ट्रैक्टर्स के माध्यम से कृषि की जाती है। तो उसमें जो उनका वास्तविक रूप है वो अपने आप में मृदा का, वो अपने आप में अपर्दन का एक अपने आप में मूल कारक माना जा सकता है कि जब कृषि के दौरान हल बैल चलाए गए तो ऐसी स्थिति में वर्षा काल के अंतर्गत जो जल है वो बहकर उस क्षेत्र की जल बहकर अन्यत्र स्थान पर चला गया तो वो अपने आप में मृदा को अपर्दित करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ रोड्स बनाई जाती हैं, रेलवे ट्रैक्स डाले जाते हैं या उत्थान के नाम पे हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत मृदा के ऊपरी आवरण को जो हम कटाव का माध्यम से या विभिन्न जो हमारे खुदाई के साधन हैं उनके माध्यम से खोद कर हम जो भी कार्य करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो मृदा अपर्दन की समस्त कारक मृदा को प्रभावित करते हैं। मैं समझती हूँ इन सब कारकों को आप आसानी से समझ गए होंगे।
धन्यवाद। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे।